Everyone, so how are you all? As if you know me from my Instagram, so please do subscribe to this channel too. Our video is basically on UPSC की NCERTs को कैसे फिनिश किया जाए. Why only UPSC? NCERT सिर्फ UPSC के लिए नहीं बनी है. ये NCERTs हमारे लिए SSC का पेपर भी बहुत सिंप्लीफाई कर देती हैं और CTET का भी. तो चलो पहले हम UPSC का सिलेबस देख लें. No, because this is only for NCERTs, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे. इसलिए मुझे बहुतों ने कहा कि प्लीज़ आप लाइव सेशंस के अलावा आप अपनी एक YouTube पे भी ये चीज़ें डालो so that कि हम बार में भी ये देख सकें. सो इसलिए ये NCERT की वीडियोस हैं. सो NCERT की प्रॉब्लम क्या है भाई? हम लोगों को क्यों नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है NCERT का कॉन्सेप्ट? हम क्यों नहीं फिनिश कर पा रहे हैं? देयर आर मेनी वीडियोस ऑन NCERT, कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें, कैसे क्या नहीं करें. बट हियर इज़ माई टिप फॉर यू ऑल. NCERTs पढ़ने के लिए हिम्मत नहीं, किताबें भी नहीं, सिर्फ चाहिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जो कि आप कि NCERTs को सिंप्लीफाई कर दें. क्यों स्ट्रैटेजी चाहिए भाई? ये क्यों हमें ऐसे बोल रही है स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है? बिकॉज माई डियर फ्रेंड्स, यू हैव अराउंड 44 to 46 NCERTs टू बी स्टडीड. एंड इसके ऊपर से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भाई लोगों के पास कि दीदी क्या NCERTs, some people call me दीदी in my Instagram because I'm a girl. They can't call me bro. Sorry. सो यस, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि दीदी NCERTs नहीं पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है, तमिलनाडु की हिस्ट्री NCERTs पढ़ें, क्या पढ़े. बट आई वुड जस्ट से जो आपके पास NCERT उसे खोलो प्रिय, उनका उद्घाटन करो, उनकी बुक के पेजेस को पलटो, उनमें क्या बसा है उनको देखो और उनको ही पढ़ो. अगर आपके पास ओल्ड NCERT ओल्ड पढ़ो, न्यू है न्यू पढ़ो, क्योंकि जो न्यू NCERTs है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड बुक्स के साथ क्लियर हो जाएंगे. या फिर आप नए क्वेश्चन पेपर्स के अटैम्प्ट्स लगाओगे, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे, उससे क्लियर हो जाएंगे, या फिर न्यूज़ से क्लियर हो जाएंगे. इतना कुछ हल्ला मचा रखा हुआ है ओल्ड NCERT न्यू NCERT. आई वुड जस्ट से जो हैगा जस्ट ओपन इट एंड स्टार्ट स्टडिंग ब्रो. सो यस, अगर आपको यहाँ तक कुछ समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके पूछ लेना, DM कर लेना अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है. आई विल बी देयर फॉर यू. बंदी हाजिर है हेल्प के लिए, सो डोंट वरी. चलो आगे लेट्स जस्ट सी अब क्या है, बिकॉज यहाँ पे फेस रिकॉर्डिंग तो हम कर नहीं रहे हैं. आई होप आपको एक ही स्क्रीन देख के बोरियत सी आ रही होगी, इसलिए जस्ट स्टार्टेड. सो यस, अब है सॉरी, लेट्स जस्ट डू इट. अब क्या है ये? सो ये मैंने एक PDF बना के रखी हुई है जिसमें आपको पता लगेगा कि आपको कितनी NCERTs पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो मैं बताऊंगी. आप प्लानर ले सकते हो अगर आपके पास अगर अपनी स्ट्रेटजीज हैं, अगर आपको पता है कि आपको किस टाइम पे कैसे पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम नहीं पढ़ना है, और कैसे चैप्टर्स फिनिश करने हैं. एक टाइम पे एक NCERT पढ़नी की 2 पढ़नी है. सो बहुत अच्छी बात है. अगर आप इस सब में ही कंफ्यूज हो भी, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे बिगनर्स इसी में कंफ्यूज हैं कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, एक दिन में कितनी NCERTs पढ़नी चाहिए, कितने आवर्स पढ़ना चाहिए. सो अगर आप वो सब में कंफ्यूज हो तो आप प्लानर ले सकते हो. प्लानर के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बता सकती बिकॉज planners are little paid, it's just for 150 each. so मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही, मैं बस आपको बता रही हूँ. so let's just see क्या है. पहली बात तो भाई आपको सिलेबस पता होना चाहिए NCERTs का. इस पे क्लिक करने पे सिलेबस नहीं खुलेगा, खुल जा सिम बोलने पे खुलेगा. जस्ट किडिंग. चलो सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भाई, हमें सिलेबस पता होना चाहिए. सिलेबस पता होगा तभी हम पढ़ पाएंगे NCERTs. सो सारा सिलेबस आपको एक बारी देखना है. कहाँ से देखना है? हम आपको देंगे. ये है सिलेबस जो हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता है कैसे पेपर होता है, कैसे नहीं होता है. अगर नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट ही कर देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो डिफरेंट बना दूँगी. अगर आपको मेरी वाणी में सुननी है तो, मधुर वाणी में मेरी, तो मैं वो डिफरेंट बना दूँगी. बट सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्या करना है हमें? सेकेंडली क्या करना है हमें? सेकेंड थिंग इज़ हमें देखना है, कट ऑफ भी नहीं देखना भाई, हमें पहले देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कट ऑफ मैंने जस्ट बहुत सारे लोग मांगते हैं इसलिए दिया है, पर वो लोग मांगते हैं. सो हमें देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या निकलेगा? हर एक चीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकल जाते हैं यहाँ से. इस लिंक को खोलोगे जब आप, सो आपको क्या मिलेगा उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पता लगेगा. ये ऑफिशियल साइट है UPSC की. मेरा नेट बंद है इस टाइम पे, आई एम सॉरी. सो आपको क्या पता लगेगा, आप
आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज़ द साइड, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे दिए हुए हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे आप टाइप करोगे आपको सभी के मिल जाएंगे। ये ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सो आपको उस हिसाब से मिल जाएंगे। दीज आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे नेक्स्ट पे करने पे सब मिल जाएगा। CSAT के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। सो मैंने इसलिए लिंक दिया था कि आपको पता लगे कि आपको कौन सी साइड रेफ़र करनी है। सो ये साइड आपको रेफ़र करनी है बिकॉज यही मेन साइट है, और आपको ओरिजिनल कंटेंट पढ़ना है, ओरिजिनल चीज़ें देखनी है। इधर उधर से मत देखा करो, इतना जगह मत ढूंढा करो। सिर्फ यहाँ पे लॉगिन कर दिया तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन पेपर्स ऐसे ही मिल जाएंगे। बिकॉज मैंने देखा है मार्केट में लोग क्वेश्चन पेपर भी बेच रहे हैं, सो बिगनर्स को लूट रहे हैं, क्या कह सकते हैं, व्हाट्सएवर। सो आपको ये यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन पेपर खोलने। क्वेश्चन पेपर देखने से क्या होगा, आपको पता लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से तैयारी करनी है। इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग। सो इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर्स को रेफर करना है। सो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन पेपर्स जो आपको देखने। PVQs आपको सारे के सारे मिल जाएंगे वहाँ पे, नो बिग इश्यूज़, ओके। बट सबसे इम्पोर्टेंट यही है। सो हमारे 3 ग्रुप्स थे, टेलीग्राम ग्रुप्स, जहाँ पे मैं बच्चों को डेली टारगेट्स देती थी। बिकॉज यही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है बच्चों के लिए कि वो अपने डेली टारगेट्स नहीं कर पाते। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैं उनको फर्स्ट ही कहती थी चलो भाई आज आपने कुछ नहीं करना, आज 2 बारी 3 बारी एटलीस्ट ये UPSC का सिलेबस देख लेना, अच्छी तरह से देख लेना। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस SSC का देखो अच्छी तरह से। अगर आप CTET की कर रहे हो उसमें भी NCERTs यूज़ होती है, उसका देखो। जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस एक बार देख लो। क्या होता है सिलेबस देखने से? कुछ नहीं होता है। सिलेबस देखने से ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि पूछना क्या चाहते हैं UPSC वाले। उसके बाद पे मैंने उनको कहा, सेकेंड टाइम में उनको कहा था, एक दिन दिया था पूरा, उसमें कहा था पहले तो ये कर लेना भाई। उसके बाद मैंने उनको कहा था भाई ये ज़रूर करना, ठीक है। सारे पेपर्स देख लेना, क्वेश्चन पेपर सारे देख लेना, कट ऑफ बाद में आता है। क्वेश्चन पेपर आपको पता होना चाहिए कौन से पेपर में क्या आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, NCERT में से क्या कंसेप्ट पूछा जा रहा है। सो ये नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ये चीज़ हो जाएगी, उसके बाद हम आते हैं NCERTs के ऊपर। NCERTs के ऊपर NCERTs में क्या है, क्या कह रही है NCERT हमसे? NCERT कुछ नहीं कह रही भाई, वो सिर्फ कह रही है पढ़ो मुझे। सो GS1 क्या है? GS1 में आता है हमारा हिस्ट्री, जोग्राफी एंड आर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारे पहले NCERTs ऑफ हिस्ट्री की NCERT जो है उसमें क्या है, ये दी हुई है 6th क्लास की से लेके 12th क्लास तक, ठीक है। बट यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगी, स्टार्ट विद 9th क्लास NCERT। ये पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं चलो जी 3 क्लासें बच गई, नो ब्रो यू हैव टू स्टडी। बट स्टार्ट विद 9th क्लास की NCERT, क्योंकि हमें हिस्ट्री में क्या करना पड़ता है, माइंड मैपिंग करनी है हमें हिस्ट्री में, इसलिए आपको यहाँ से शुरू करना है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आई नो इट्स बैड, सॉरी। चलो ठीक है, हमें क्या करना है, हिस्ट्री में माइंड मैपिंग करनी है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आप 6 से शुरू करते हो आपकी मर्जी है, बट आई विल से कि 6 पहले 9 से लेके यहाँ तक कर लो। 6 क्योंकि इनका जो रेलेवेंस है ना थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ से स्टोरी मेकिंग शुरू हो जाएगी, आपके नोट्स अच्छे बन जाते हैं। और नोट्स में भाई NCERT की दूसरी किताब नहीं छापनी। सो ये आप एंड में भी पढ़ सकते हो, बिकॉज ये मैं कई बच्चों को बताती हूँ, वो उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से चलते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको समझ आए वैसे पढ़ना चाहिए। बट ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, मतलब ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। सो 9 से शुरू करोगे तो माइंड मैपिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री के नोट्स माइंड मैपिंग से ही बनते हैं। कोई और प्रोसेस है तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके भाई, बट मैंने तो क्योंकि माइंड मैपिंग से ही बनाया है। उसके बाद आता है जोग्राफिया। सो जोग्राफिया हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि जोग्राफी के चैप्टर्स कौन से 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th के यहाँ पे 2, 11th की यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है, आप देख रहे होगे। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये वाली जो बुक है ना जोग्राफी की, अब ये चीज़ें भी बच्चों को काफ़ी को नहीं पता। ये जो जोग्राफी की बुक है ये ऑप्शनल वाले के लिए है, जिन्होंने जोग्राफी ऑप्शनल लिया है उनके लिए है ये बुक। सो ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसको पढ़ोगे। सो ये छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। मज़े आ गए ना, 16 चैप्टर बच गए। ये जिनका ऑप्शन होता है उनके लिए बहुत कंपलसरी होता है। सो ये जिनका ऑप्शन नहीं है उनका चल जाएगा इसके बिना। सो टाइम वेस्ट नहीं करना ना, बचाना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। अब एक और चीज़ बताऊंगी मैं ज्योग्राफी के रिलेटेड। ज्योग्राफी, साइंस, सोशियोलॉजी,
पॉलिटी का भी कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स। अब इसके लिए मैं आपको एक नोट मेकिंग टिप बताने वाली हूँ, ठीक है, बहुत काम आएगी ये, बहुत, मैं कहती हूँ ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो मेरे नीचे आकर कमेंट कर देना। मैं वीडियोस वैसे भी अभी शुरू की हैं, छोड़ दूंगी बनाना, ठीक है। सो ज्योग्राफी के लिए एक टिप है मेरे पास। जैसे मैं अगर मैं इसको खोलूँगी तो एक्चुअली नेट बंद है इसलिए नहीं खुलेगा ये, बट मैं आपको दिखाऊँगी कि जैसे दिस इज़ आई विल से ज्योग्राफी का मान लो चैप्टर नंबर, मैं कहूँ 6th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। नोट मेकिंग कैसे करोगे इसकी, आप बताऊँ कैसे करोगे? सो ये मैंने लिंक्स इसलिए दिए हैं, मैं QR कोड भी अगर आपको लिंक्स नहीं जब मैं आपको PDF भेजती हूँ तो लिंक्स नहीं खुलते हैं, सो यू हैव टू कॉपी इट एंड पेस्ट इट ऑन अ ब्राउज़र। QR कोड से स्कैन करने पे आपके लिंक्स खुल जाते हैं। मैंने QR कोड अभी डाले नहीं है, बहुत ही हाई टेक हो जाता है और इतना टाइम कंज्यूमिंग है, सो मैंने लिंक्स डाल के अभी काम खत्म किया। लिंक से भी खुल जाएंगे भाई, QR कोड में भी अगर थोड़ा काम बढ़ जाएगा तो QR कोड भी डाल देंगे, क्योंकि कई बच्चे कहते दीदी लिंक नहीं खुल रहा, तो मैंने उनको कितनी बार समझाया कि प्लीज़ कॉपी एंड पेस्ट कर दो, लिंक खुल जाएगा। और ये उनके लिए है जो लॉकडाउन में स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनके पास बुक्स नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है बुक्स की, ई बुक्स पढ़ो भाई, सेव ट्रीज एंड इट्स वेरी ईजी ऑल्सो। यू चाहे आप लैपटॉप पे पढ़ लो, चाहे आप आपके पास टैबलेट है, टैबलेट पे या फिर फ़ोन पे भी, नॉट अ बिग डील नाउ, ठीक है। सो अब यहाँ पे नोट्स मेकिंग नोट मेकिंग कैसे करनी है? चिट्ठे नहीं छापने, ये बुक ऑलरेडी बनाई हुई है CBSE वालों ने, ठीक है, ये NCERTs बनाई हुई हैं उन लोगों ने। आप लोगों को फिर से एक और चैप्टर का चिट्ठा नहीं बना देना, उनकी बुक्स पढ़नी है, उनकी बुक्स छापनी नहीं है। कैसे होगा ये होगा ऐसे कि फर्स्ट बुक आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन करनी है, आपने ऐसे ही मजे लेने हैं, बुक को एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तब उठाना मार्कर कलाकारी करने के लिए। फर्स्ट टाइम में कभी मार्कर मत उठाना, नहीं तो गंद पा दोगे बुक में आप लोग, ठीक है। सेकंड टाइम में उठाना हाइलाइटर, मार्कर, जो भी पेन जो भी आपको यूज़ करना है। फिर आपको क्या मार्क करना है? क्या सीखा? फुल मून क्या होता है, ठीक है, न्यू मून क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार्स क्या होती हैं। इस एक पेज में मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। इसी तरह से आपको हर एक पेज में पढ़ते पढ़ते 4 ऐसे कुछ टर्म्स मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। perspective to the chapter, perspective to the book. सो आप मे भी आपको पता हो सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, पर एक 6th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की बुक के अकॉर्डिंग, फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंगली वो नई चीज़ बता रहा है एंड आपको उसकी अच्छी तरह से डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो यू विल मार्क दीज ओनली दीज टर्म्स। यहाँ पे मेरा मार्कर नहीं चलेगा इसलिए मैं मार्क नहीं कर पा रही। सो यू विल जस्ट मार्क दीज टर्म्स, ओके। जब आपने थर्ड रीडिंग करनी है ना, थर्ड रीडिंग में आपने इन टर्म्स को आपने बस बुक खोलनी है, पेज पलटनी है, रिवाइज करना है। उसको बोलते हैं हम एक्टिव रिकॉलिंग, ठीक है। उसको एक्टिव रिकॉलिंग करते हैं कि हमने उसको फिर से रिकॉल किया, जो हमने पढ़ लिया था उसको रिकॉल किया, एंड उस सभी रिकॉल को जो आपने रिकॉल किया है उसको आपने एक सिंपल जस्ट 1 शीट ऑफ पेज, 1 शीट ऑफ पेपर, 1 शीट यार। सो उस शीट के ऊपर आपने क्या करना है, उसको प्रॉपरली लिख देना है कि मैंने क्या पढ़ा इसमें से। फुल मून पढ़ लिया, न्यू मून पढ़ लिया, सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ ली, स्टार्स पढ़ लिए, बंद करके रख दो साइड पे, बुक बंद करके साइड पे रख दी, बुक नहीं खोलनी। आफ्टर 10 मिनट्स जस्ट रेस्ट और डू एनीथिंग, वाटर पी के फ्री होके उस जो आपने टर्म्स लिखे, जो आपने क्वेश्चंस लिखे ना, जैसे 1 टर्म्स जो आपने लिखी है ना, उनके आगे आंसर लिख दो। वो नोट्स आपके क्वालिटी नोट्स हैं। वो नोट्स कल को आप जब आपने रिवीजन करनी है ना, बिकॉज आप NCERT पढ़ने में एटलीस्ट 120 डेज लगाओगे, ठीक है। उसको आपने रिवाइज करते हुए आपको एटलीस्ट कम से कम टाइम लगाना है। 120 डेज आपके पास फिर से नहीं है कि आप उसको रिवाइज कर सको, ठीक है, नहीं होते किसी के पास। सो आपको रिवीजन करने के लिए इस तरह के नोट्स बनाने हैं, बिकॉज वो आपके रिवीजन नोट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि आपने पहले खुद ही क्वेश्चन लिखा होगा, फिर उसका आंसर उसके सामने खुद ही रिवाइज करके दिया होगा। सो वो ना आपको क्वेश्चन भूलने वाला है, ना आपको आंसर भूलने वाला है, और ना ही आपको पेपर में प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज हाउ यू विल मेक नोट्स फॉर ज्योग्राफी, सेम फॉर साइंस बिकॉज उसमें भी टर्म्स होती हैं, सेम फॉर सोशियोलॉजी, पॉलिटी के लिए भी कहीं पे हम टर्म्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी, इकोनॉमी के लिए भी जहाँ पे टर्म्स होती है वहाँ पे। तभी मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसी टिप है ना, ये आपको कोई दे देगा तो बता देना, बिकॉज ये पर्सनल टिप है भाई, आई यूज टू डू इस, यही मैं फॉलो करती थी। तो दिस इज़ from my heart, this is from what I have practiced, so आप you can adapt it. So just try it once. कभी क्वेश्चन
आंसर लोग या आंसर याद करते ना, आपका क्वेश्चन भी याद हो जाएगा कि इस चैप्टर का ये वाला आंसर था, ये वाले चैप्टर में ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट था, उस कंसेप्ट से हिसाब से। और जब की बात आती है हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री तो आपको मैंने बता दिया, आपको माइंड मैपिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। हिस्ट्री उसके अलावा नहीं होती है, ठीक है। कौन पहले आया, कौन आया, किसने किसको मारा, उसके हिसाब से आप माइंड मैपिंग करते जाते हो, फ्लो चार्ट बनते जाते हैं, उस हिसाब से बनेंगे। और वो भी आपने सेकंड रीडिंग के बाद ही बनानी है। सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में कभी मार्किंग नहीं करनी, फर्स्ट रीडिंग में जस्ट समझना है कि बुक बोलना क्या चाहती है। इसीलिए मैंने कहा कि 9th क्लास से शुरू करना, बिकॉज यहाँ पे अगर आप समझोगे तो आपको समझ आएगी कि हिस्ट्री का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ये दोनों बुक सेम तरह की हैं, सेम तरह की नहीं, सेम चीज़ों के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ से अगर आप स्टडी करते हो, यहाँ 9 से यहाँ तक जाओगे तो आपको इजी रह जाएगा काम, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। ये है ज्योग्राफी का, मैंने आपको बता दिया। मैंने ज्योग्राफी की ग्लॉसरी, इसको हम ग्लॉसरी मेकिंग कहते हैं, हम ग्लॉसरी वाले खुद बनाते हैं, फिर उसके आंसर खुद प्रोड्यूस करते हैं। सो मैंने 6th क्लास की, 7th की, 8th की, 9th तक की मैंने ज्योग्राफी की ग्लॉसरी बनाई हुई है। मैं आंसर्स नहीं प्रोवाइड करती, मेरी बहुत, इसको जो भी कह लो आप, आई वुड नेवर रेदर गिव यू आंसर्स, आई विल जस्ट गिव यू क्वेश्चंस। सो मैंने इसकी तैयार की हुई है क्वेश्चंस वाली ग्लॉसरी। सो जैसे मैं प्रैक्टिस करती थी साथ साथ में मैं लिखती जाती थी। सो ये अगर आपको चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। बाकी ये है कि मैं इसकी पीडीएफ्स बना के रेडी करने वाली हूँ, कुछ करूँगी इसका, बिकॉज मुझे ये मेथड बहुत अच्छा लगा। और इस मेथड ने बहुत सारे बच्चों को, जिनको मैंने हेल्प की थी, 3 ग्रुप्स रह चुके थे एनसीईआरटीज़ के, अब मैं पर्सनली सभी को मेंटोर कर रही हूँ, तो उनको भी ये टिप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है टर्म्स रिमेंबर करने में। इवन व्हेन यू रिमेंबर द क्वेश्चन, हाउ विल यू फॉरगेट द आंसर, दिस इज़ द प्रो टिप हियर। सो इस हिसाब से है ये। सो आप भी ट्राई करके देखना। सेम फॉर सोशियोलॉजी एंड इंडियन पॉलिटी टू, इवन फॉर इकोनॉमिक्स एंड साइंस, इसके साथ भी यही हो सकता है। पॉलिटी में आपको कुछ माइंड मैपिंग करनी पड़ जाती है कहीं कहीं। सो द नेक्स्ट इज नाउ, ये भी GS 1 के अंडर आता है हमारा सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है भाई, लोग मुझे आके पूछते हैं 6th की आ गई, 7th की पता लग गई, 8th की पता लग गई, दी 9th की और 10th की सोशियोलॉजी की बुक नहीं मिल रही हमें। सो मैं एक चीज़ बताऊँ भैया, 9th और 10th की सोशियोलॉजी की बुक भी नहीं है। छोटे होते कब आपने पढ़ी थी? हम जब पढ़ रहे थे तो हमने 6th 7th 8th में सोशियोलॉजी पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी सीधे इंडियन पॉलिटी, ये पढ़ा हमने। यही टीचर्स यहाँ पे, मैं टीचर्स को नहीं बोलूँगी, टीचर्स भी बताती हैं, पर कुछ हम जैसे डम एस बच्चे होते हैं जो उस टाइम पे ध्यान नहीं देते कि हमने क्या करना है। सो दे डू टेल अस कि हम बेटा सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे अभी तक, अब हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, बट हमने तब ध्यान नहीं दिया। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 6th to 8th क्लास की सोशियोलॉजी होती है, उसके बाद हमें 9th 10th में पॉलिटिकल साइंस लगी थी। एंड जो ये होते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 11th 12th में, अगर हम 11th और 12th में जब हम ऑप्ट करते हैं तब हम ये बुक्स पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने कंपलसरी वाली बुक्स जो हैं वो यही हैं जो हमने बचपन में पढ़ी हैं, हम सभी ने पढ़ी हैं। 6th to 8th क्लास की सोशियोलॉजी और 9th 10th की पॉलिटिकल साइंस। बाकी जो है हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, सभी के बैकग्राउंड डिफरेंट है ना, इसलिए सो वो हमने नहीं पढ़ी ऑफ कोर्स। चलो ज़्यादा नहीं खींचते इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी। GS2 इज़ ऑल अबाउट इंडियन पॉलिटी, ठीक है। सो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, जिनकी लॉ बैकग्राउंड है उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है इंडियन पॉलिटी। इवन दे रेफर द बुक, जो बाप है सबकी, M लक्ष्मीकांत, वो लोग अपने प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारी है, ये जो बुक मैंने अब यहाँ पे लिखी थी, ये हमारी वी ऑल नो कि ये हमारी किस चीज़ की बुक है। ये हमारी स्टैंडर्ड बुक है फॉर इंडियन पॉलिटी, बट स्टैंडर्ड से जाने से पहले ये तो ख़त्म करना पड़ेगा ना। सो ये आपको फिनिश करना पड़ेगा, और इसका प्रोसेस है, एक आपको एक दिन में कितना पढ़ना है, वो सब चीज़ें जो अगर आपको चाहिए तो प्लानर ले लो। और अगर अभी तक यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप मुझे DM करो, आपको प्लानर्स चाहिए तो आप उसके लिए भी DM करो। एंड एक स्ट्रैटेजी लेके चलो, तभी आपकी ये 45 की 45 या 44 की 44 बुक्स जो है वो फिनिश होंगी, ठीक है। सो इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारी आ जाती है GS3। GS2 इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी, ये बात हमने कवर कर ली। उसके बाद हमारी आती है GS3। GS3 में क्या है? GS3 इज टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी फॉर दैट। सो ये सब हमारा कवर करता है GS3। सो GS3 में आपको पढ़ना क्या है? यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, यहाँ पे हमारे हैं इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, दिस इज सेक्शन।
सो इसमें हम इकोनॉमी पढ़ते हैं 9 से लेके 12 तक की इकोनॉमी पढ़ते हैं, हमें पता इस बेसिक बुक है, ये भी बेसिक बुक है, 11th की भी बेसिक है। यहाँ पे कुछ लोग डर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है, जो बच्चे न्यू हैं उनको नहीं पता होगा, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये सेक्शन कवर करने के लिए कुछ वीडियोस की ज़रूरत पड़ जाती है, बट फिर भी आपको NCERTs फिनिश कर रही हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू द NCERTs, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एनवायरनमेंट है हमारी, एनवायरनमेंट की हमने बायोलॉजी के ये भी कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कौन से चैप्टर्स हैं। सो ये बहुत जगह हमें आसानी से पता लग ही जाता है वैसे। सो ये एनवायरनमेंट की बुक है, ये हमें यहाँ पे 12th क्लास की बुक है। सो यहाँ पे उसके 13, 14, 15, 16 चैप्टर, जो 4 चैप्टर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं फॉर एनवायरनमेंट। देन वी कम टू साइंस। साइंस बैकग्राउंड्स वालों के लिए ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं। इतनी साइंस हम सब ने पढ़ी है, 10th तक साइंस हम सब ने पढ़ी है, तो ये चैप्टर्स हमें कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 11th और 12th की बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ जो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो वो हमें पढ़ने हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री की ये मैंने नीचे लिखी है, सेकंड पार्ट 7th चैप्टर, ये यूनिट 14 पढ़ना है। ये केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वाला है, यहाँ पे भी हमें 12th क्लास का वीक पढ़ना है, ये भी हमारा डेली लाइफ की है। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजी में भी हमें 12th क्लास का कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं दिया उन्होंने, बहुत बेसिक से चैप्टर दिए हैं, दैट बायोलॉजी इन डेली लाइफ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट बायोलॉजी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया हुआ है आपको कि साइकोलॉजी यहाँ पे मैंने हैशटैग्स लगाए हुए हैं, बिकॉज जिनका ऑप्शनल है वो मोस्टली पढ़ते हैं, बाकी क्योंकि सभी इथिक्स के लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लेते हैं। दैट इज़ स्टैंडर्ड बुक कौन सी, हमारी लेक्सिकॉन, ठीक है। लेक्सिकॉन हमारी स्टैंडर्ड बुक है। सो मोस्टली सभी वही फॉलो करते हैं, लेक्सिकॉन ही फॉलो करते हैं, इसलिए ये बहुत ही पर्सनल अटैम्प्ट हो जाता है। जिन्होंने साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल लिया होता है वही साइकोलॉजी पढ़ते हैं मोस्टली। बाकी जो बच्चे हैं वो लेक्सिकॉन से कवर कर लेते हैं। सो अगर आपका ऑप्शनल है या फिर आपको GS4 के लिए हेल्प चाहिए साइकोलॉजी की, तभी आप इसको कवर करो, बाकी इट्स ऑन यू। सो ये है सारा का सारा की स्ट्रैटेजी, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है इसको। बाकी आप प्लानर लोगे तो अगर आपको स्ट्रैटेजीज आपने खुद नहीं बना पा रहे तो आप प्लानर ले सकते हो, जिसके अंदर एक 120 डेज़ का प्लानर है फॉर टॉडलर्स एंड 60 डे का प्लानर है फॉर प्रो। एंड आई रेफर दिस प्लानर 60 डे प्लानर फॉर प्रो, नॉट ओनली फॉर प्रो, फॉर रिवीजन पर्पस आई रेफर दिस प्लानर एज, बिकॉज आप एक दिन में 2 चैप्टर्स पढ़ रहे, 2 तरह की बुक्स पढ़ रहे हो। बट इसमें बहुत सारी, ये है 2021 वालों के लिए, 2020 के वालों के लिए नहीं है, मैं साफ अगर बोलूँ 2021 के लिए, 2022 के वालों के लिए है। सो इसमें आप 120 डेज़ के अंदर जो अपनी सारी की सारी NCERTs कवर कर रहे हो, 2 दिन में आप एक पर्टिकुलर क्लास की सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो, देन 1 day you are resting and you are revising and you are making notes like I have told you how to make it, then again after that इस तरह से मतलब कुछ प्लानर है कि 2 दिन आप पढ़ोगे ऐसे। यहाँ पे बहुत सारा आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, जैसे हेल्प मिलेगी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये प्लानर बनाया गया है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जितना रिस्ट्रिक्टेड बनाओगे उतना फॉलो नहीं करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में। सो आपको इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं बनाना, अपने हिसाब से बनाना है। अगर आपको प्लानर बनाने, अगर इस स्ट्रेटजी से अगर आपको कुछ समझ आया है, इस चीज़ों से अगर आपको ये समझ आया है, तो आप अपना स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो। अगर आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए, यू कैन जस्ट टेल मी। एंड आप लोग मुझे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो। सो आई विल जस्ट हेल्प यू आउट। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच। एंड मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि प्लीज़ आप NCERT की लाइव सेशंस के अच्छा है कि आप एक बार वीडियो बना दो दीदी, हमें स्ट्रैटेजी समझा दो। तो दिस इज़ हाउ यू शुड प्रिपेयर, दीज आर द प्रो टिप्स, या फिर जो मुझे लगता है कि इस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, never stop loving yourself and make your parents proud. Bye bye.